ये जो कुलम्स लॉ है, इट स्टेट्स दैट कि अगर दो पॉइंट चार्जेस है, देयर आर टू पॉइंट चार्जेस, दिस इज लेटेस्ट चार्ज Q1, दिस इज द चार्ज Q2, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्जेस बीइंग, इन दोनों चार्जेस के बीच में का जो डिस्टेंस है, दीज चार्जेस आर एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम ईच अदर, these two point charges are at a distance of r from each other. तो इनके बीच में जो फोर्स है, दैट फोर्स है एक्टिंग बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस इज समथिंग लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल वो फोर्स कैसा होता है वो देख लीजिए ना। आप ये तो जानते ही हो कि लाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे। तो मैं दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पर आपको शो करना चाहूंगा। लेटर से पहले केस में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले केस में मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ, दैट एग्जांपल इज फ्रॉम लाइक चार्जेस, एंड सेकंड एग्जांपल इज फ्रॉम अनलाइक चार्जेस। इन द फर्स्ट एग्जांपल व्हाट आई विश टू से इज, अगर लाइक चार्जेस होंगे तो पॉसिबिलिटी है पहला चार्ज होगा प्लस और माइनस Q1 और दूसरा चार्ज होगा प्लस और माइनस Q2। मतलब अगर Q1 प्लस तो Q2 भी प्लस, Q1 माइनस तो Q2 भी माइनस, इसलिए प्लस और माइनस लिखा है। अनलाइक चार्जेस में मैं लिखूंगा प्लस और माइनस Q1 और माइनस और प्लस Q2, मतलब Q1 प्लस तो Q2 माइनस, और Q1 माइनस तो Q2 प्लस। ये है कहानी, है ना? ध्यान से समझिएगा। अब मैं बताना चाहता हूँ कि दोनों के बीच में जो फोर्स है, कुलम्स लॉ एक लिख के दूंगा बाद में, बट पहले सुन लो ये कहानी सारी, पहले अपने दिमाग में बिठा लो, फिर उसके बाद में अपन डिसाइड करेंगे क्या क्या लिखना है क्या क्या नहीं। कुलम्स लॉ एक ऐसा फोर्स है जो सेंट्रल फोर्स है, जो फोर्स एक्ट करेगा लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट चार्जेस के ऊपर। तो Q1 पर Q2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है, Q1 पर Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो रिपल्शन है, इस लाइन पर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इट विल बी फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ठीक है, तो एज इट इज नॉट क्लियरली विजिबल, लेट मी चेंज द कलर। ये देखिए, दिस इज F12। सिमिलरली 2 पर 1 की वजह से जो फोर्स लगेगा, ये कुछ इस डायरेक्शन में होगा अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग। 2 पर 1 की वजह से जो फोर्स आएगा, दिस विल बी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 व्हेन दीज आर लाइक चार्जेस। तो और अलग चार्जेस होगी तो टूवर्ड्स लगेगा, ये कुछ इस प्रकार से इस डायरेक्शन में लगेगा। दिस इज F12, दिस इज F21। न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल है एज यूजुअल कि भाई साहब F12 इज इक्वल टू F21, 1 पर 2 की वजह से जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, 2 पर 1 की वजह से उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और डायरेक्शन अपोजिट होगी, इक्वल फोर्सेस एंड अपोजिट डायरेक्शंस, ये तो आपको पता ही है। आप उस मामले में आप जानते हो सारी चीजें, है ना, आपको ज्यादा बताने की जरूरत उस मामले में है नहीं। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शंस के बारे में। अब आते हैं मैग्नीट्यूड। तो जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज वेरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, दैट इज Q1 मल्टीप्लाइड बाय Q2। मैग्नीट्यूड वाइज भी बता रहा हूँ, डायरेक्शन मैन्युअली बता दिया, जहां जहां पर वेक्टर क्वांटिटी है वहां पर डायरेक्शन मैन्युअली बताएंगे, और मैग्नीट्यूड जब भी आएगा फोर्स का तो चार्जेस विद साइन नहीं पुट करना। आई रिपीट, मैं बताता हूँ फिर से, वेक्टर क्वांटिटीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वेक्टर क्वांटिटीज का डायरेक्शन मैन्युअली पुट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वेक्टर क्वांटिटीज का डायरेक्शन मैन्युअली पुट करेंगे, और हमारा जो चार्जेस होगा, हमारा जो चार्जेस होगा उसे चार्जेस विद साइन पुट मत करना, उसे हमेशा प्लस में ही पुट कर देना, तो दैट आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बट अभी आपको, अभी मैंने जो बोला वो भी कंफ्यूज हो रहा होगा, इसलिए मैं बता दूं कि जब जब कोई वेक्टर क्वांटिटी रहेगा तो उसमें आपको दो चीजें सोचनी होती है वेक्टर क्वांटिटी में, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। तो हम आंसर कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन को हम मैन्युअली बताएंगे, मैन्युअली हम डायरेक्शन को सेट करेंगे, और मैग्नीट्यूड में हमेशा प्लस, ऑलवेज हमेशा प्लस लेके चलना, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चाहे चार्ज निगेटिव हो। ऐसा क्यों, सो दैट कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना बने। अरे अलग अलग लक्षात की प्रत्येक वेळेस प्लस घेऊन चालायचं मॅग्निट्यूड मध्ये, राहिली डायरेक्शन मॅन्युअली पडतो, त्याचं टेन्शन घेऊ नका, मी आहे तुमच्यासोबत, मी सांगतो तुम्हाला मॅन्युअली कसं करायचं, है ना। आता द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2, and the force is inversely proportional to, and the force is inversely proportional to square of the distance between the charges, and the force is inversely proportional to square of the distance between the charges, and hence the force is equal, the force is proportional to Q1 Q2 by r square भाई साहब, या फिर force is equals to 1 by 4 pi epsilon naught, which is a constant 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 into Q2 divided by r square, where epsilon naught क्या है, where epsilon naught एक कांस्टेंट है, that is called as permittivity of vacuum और फ्री स्पेस। वैक्यूम का या फिर फ्री स्पेस का जो परमिटिविटी है उसे हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट का, सर याद करना चाहिए क्या, हाँ जी हाँ, याद करना होता है 8.854 इंटू 10 to the power -12। सर यूनिट पता होना चाहिए क्या, हाँ भाई हाँ पता होना चाहिए, क्या है यूनिट, 1/4 pi epsilon naught इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वेयर इक्वल्स टू फोर्स, देयरफॉर Q1 इंटू Q2 बाय एफ इंटू आर स्क्वेयर। 4 पाई चला गया, किसी काम का नहीं है, 4 पाई कोई काम का नहीं है, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या आया, Q1 इंटू Q2 बोले तो कूलम इंटू कूलम डिवाइडेड बाय फोर्स मतलब न्यूटन एंड आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, देयरफॉर ये क्या आया, यूनिट बोलो यूनिट,
कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऊपर का सी स्क्वायर मतलब कूलम स्क्वायर है, नीचे का एन मतलब न्यूटन है, और बाद में मीटर स्क्वायर है भाई साहब, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, वो ये कि सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का नहीं, 1/4 का एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू होता है, जो आप सभी को पता होगा। आप इतने होशियार हो कि आपको ये वैल्यू पता होगी। क्या वैल्यू होती है? इट इज 9 × 10⁹ अब 1/4 का एप्सिलॉन नॉट का यूनिट चाहिए तो लगा दो। 1/4 का एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या आएगा? 1/4 का एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसी इक्वेशन से आए देखो। इट विल बी 1/4 का एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 इंटू Q2। 4 पाई किसी काम का है क्या? नहीं है। एंड देयर फोर एफ आर स्क्वायर मतलब एफ मतलब न्यूटन, आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 इंटू Q2 मतलब कुलम का स्क्वायर। आलं का लक्षात? हे तेव्हा जेव्हा काही मीडियम नसतं, मीडियम असलं की के व्हॅल्यू टाकावी लागते, के म्हणजे डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट, योग्य वेळी योग्य ठिकाणी त्याच्याबद्दल आपण जिक्र करू, तोपर्यंत तुम्हाला हे सगळं लिहून घ्यायचं आहे। स्टेटमेंट आहे, ध्यान से सुना, मैं थोड़ा सा चेंज भी कर रहा हूँ। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस varies inversely inversely as the square of distance between the charges, square of the distance between charges, and is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges, to the product of magnitude of the two charges, and acted along line joining the two charges, and acts along the line joining the two charges. हे असं काहीतरी स्टेटमेंट आहे, या स्टेटमेंटला डिकोड सुद्धा करू आपण। बट बिफोर दॅट आप शुरू कीजिए, यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, फिर पिछले पेजेस का लिखवाऊंगा। पहिले मॅथमॅटिकली सांगितलं, त्याच्यानंतर तुम्हाला मी पूर्ण व्हॅल्यूज लिहून दिल्या कॉन्स्टंट्सच्या, आणि आता पहिले स्टेटमेंट देतोय, मग तिकडे जायचं हा। अब हम लिखते हैं पॉइंट्स, फ्यू पॉइंट्स रिलेटेड टू द कुलम्स फोर्सेस, कुलम्स लॉ के बारे में। कुलम्स, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, इसे कुलम्स फोर्स भी बोला जाता है। तो कुलम्स फोर्स के बारे में कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। तो पॉइंट वाइज लिखते चलना है, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये आपको मैं दर्शा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको लिखते चलना है। यू आर गोइंग टू राइट इन पॉइंट वाइज मैनर। फर्स्ट पॉइंट यहाँ से मिलेगा, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से मिलेगा। देखिए, रीड करिए मेरे साथ में। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस वेरीज इनवर्सली एंड ऑल छोड़ दो। एक वर्ड यहाँ पर आ गया जो हमारे हाथों से ना जनरली छूट जाता है, हम ध्यान नहीं देते वहां पर। बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि कूलम्स लॉ, ये जो डिफाइन किया गया था, ये एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए नहीं था। Coulomb's laws was defined for point charges only. Coulomb's law is valid for point charges only। फिर बाद में अपन उसको क्या करते हैं, अपन उसको इंटीग्रेट करते हैं, अपन डेरिवेशंस करते हैं अलग अलग, सो दैट हमें हमें वो मिले। सो फर्स्ट पॉइंट यू राइट, Coulomb's law is defined for point charges। फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखने वाले? Coulomb's law किस लिए डिफाइन किया गया था? पॉइंट चार्जेस के लिए डिफाइन किया गया था। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट यू नीड टू राइट, लिख लो। सेकंड पॉइंट ये है, acts along the line joining the two charges, acts along the line joining two charges। उसे टेक्निकल भाषा में लिखा जाता है कुलम्स फोर्स। कुलम्स फोर्स म्हणजे इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। काय होतं या शब्दाचा मीनिंग? सेंट्रल फोर्स। या शब्दाचा पहिला मीनिंग होतो, जिसका मीनिंग आप अपने शब्द में लिख लेना, विच मीन्स के द फोर्स एक्ट अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस और द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, द सेंटर ऑफ द पॉइंट चार्जेस, असं तुम्ही म्हणू शकता। सेंट्रल फोर्स म्हणतात त्याला। इकडे तुम्हाला दिसते की हे बघा, पॉइंट चार्ज वन पॉइंट चार्ज टू आहे, त्या दोघांची लाईन जॉइनिंग वर हा फोर्स ऍक्ट होते बघा। इकडे फोर्स बघा, इकडे फोर्स बघा, हे बघा तुम्ही, हा व्हाईट फोर्स बघा कुठल्या डायरेक्शन मध्ये लागला, हा फोर्स बघा। ही पहिले लाईन जॉइनिंग आपण ड्रॉ करत असतो, ही लाईन जॉइनिंग ड्रॉ केल्यानंतर आपण फोर्सेस लिहित असतो। या ठिकाणी हा पॉईंट तुम्हाला क्लिअर झाला पाहिजे। कुलम्स लॉ एक सेंट्रल फोर्स आहे, आणि त्या सेंट्रल फोर्सच्या बेसिसवर ते आपल्याला गोष्टी वर्कआउट करायच्या असतात। लिख लो सेकंड पॉइंट, Coulomb's force is a central force, that is the force acts along the line joining the center of the 2 point charges। Coulomb's force is a central force, that is it acts along the line joining the 2 point charges। लिख लो जल्दी। नेक्स्ट पॉइंट, varies inversely proportional to square of the distance between the charges, and therefore inversely proportional to square of the distance, inversely proportional to square of the distance, therefore it is called as inverse square law, also called as inverse inverse square law। रीजन आपको पता है, as it is very inversely proportional to square of the distance।
एंड हेंस इसी बेसिस पर नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। क्यों है लॉन्ग रेंज फोर्स? एज इट फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, हेंस इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। आई रिपीट, इनवर्स स्क्वायर फॉलो करता है, हेंस इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। जो भी फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है वो लॉन्ग रेंज होता है, एज इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर रूल। कौन से फोर्सेस है जो इनवर्स स्क्वायर फॉलो करते हैं? मैग्नेटिक फोर्सेस, यस। उसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, यस। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आल्सो, यस। लॉन्ग रेंज फोर्सेस का एग्जांपल भी यहाँ पर मैं आपको नोट करवा देता हूँ। एग्जांपल ऑफ लॉन्ग रेंज फोर्सेस, एग्जांपल ऑफ लॉन्ग रेंज फोर्सेस मध्ये नंबर वन इलेक्ट्रोस्टॅटिक, आता ते चालू आहे त्याला भाव द्यावं लागेल ना, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्सेस। नंबर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर थ्री बायोट टावर्ड्स लॉ वाला फोर्स, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, ये सारे के सारे जो है ये एग्जांपल ऑफ लॉन्ग रेंज फोर्सेस है। ठीक है, लिख लो। क्या दो चार्जेस के बीच में जितना वैक्यूम में फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स क्या हवा में, एयर में जितना लग रहा है, वैक्यूम में जितना लग रहा है, क्या किसी भी मीडियम में उतना ही लगेगा? तो नहीं, मीडियम में फोर्स चेंज होता है, देयरफॉर दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम। कूलम्स फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम प्रेजेंट बिटवीन टू पॉइंट charges. Coulomb's force depends on the medium present between 2 point charges. 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जितना जो भी मीडियम होगा उस हिसाब से उसका फोर्स डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, कूलम्स फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव या शब्दाचा मीनिंग काय होतो? कंजर्वेटिव या शब्दाचा मीनिंग काय होतो रे? दैट इज वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज जीरो। जिसका मीनिंग क्या है? वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू जीरो, इज जीरो। समझे?